हेलो एवरीबॉडी। इससे पहले वाली वीडियोस में हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम टेक्सोनॉमी पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि हमने कितना सीख लिया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू डिटरमाइन द करेक्ट प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की सही जगह किसी भी क्लासिफिकेशन प्लान में क्या कहलाती है, और उसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया था, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को स्टडी करने के बाद प्री इस्टेब्लिश्ड प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन में सही जगह पर प्लेस करना। तो हम सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसे क्लासिफिकेशन प्लान में सही जगह पर प्लेस कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन। सेकंड क्वेश्चन है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या होती है? और ये होती है स्पीशीज़। इस पर हम बात कर चुके हैं। The foundation of Indian Botanical Garden कोलकाता was laid in the year। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन ए 1787। In biological terminology, a group of similar organisms which are capable of interbreeding forming fertile offspring is। यानी बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को जो सिमिलर होते हैं यानी एक जैसे होते हैं और आपस में क्रॉस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस तरह के ग्रुप को हम कहते हैं ऑप्शन ए स्पीशीज़। Taxonomy that takes into consideration evolutionary units within a species by knowing their genetic interrelationship is known as। इस तरह की टेक्सोनॉमी में हम जेनेटिक लेवल पर स्टडी करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी, बी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, सी साइटोटैक्सोनॉमी और डी एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। यहाँ पे मैंने चारों तरह की टेक्सोनॉमी को छोटा सा ब्रीफ में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। मॉर्फोलॉजिकल टेक्सोनॉमी कौन सी होती है? जहाँ पे हम फिज़िकल ट्रेट्स यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करते हैं, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिख रहा है, सिर्फ अगर आप वही चीज़ को देख रहे हैं और उसके बेसिस पर ग्रुप कर दे रहे हैं सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को, तो वो हो जाएगी मॉर्फोलॉजिकल टेक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी कौन सी होती है? जहाँ पे आप क्रोमोसोम के फीचर्स को स्टडी करते हो, सेल्यूलर स्ट्रक्चर पे बात करते हो कि न्यूक्लियस कैसा है, क्रोमोसोम्स कितने हैं, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उनका डिवीज़न कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे आप ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, तो इसे हम कहेंगे साइटोटैक्सोनॉमी। बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी में हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं किसी भी सेल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, कि वहाँ पे प्रोटीन्स किस तरह की हैं, अमाइनो एसिड्स कैसे हैं, लिपिड्स कैसे हैं, और उसका जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, यानी कि केमिकल्स का जो मेटाबॉलिज्म है, एंजाइम्स क्या हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप स्टडी करके और ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं, यानी हम सारी सिमिलैरिटीज़ की एक लिस्ट बना लेंगे, उस लिस्ट की हम कोडिंग करेंगे, कोडिंग करने के बाद उससे हम कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ सिमिलैरिटी। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चीज़ हो जाती है, तो इसको हम क्या देते हैं? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं कि उनके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं और उससे ऑर्गेनिज्म में कितनी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को हम पॉइंट आउट कर पा रहे हैं। जैसे कि जेनेटिक कंपैटिबिलिटी कैसी है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को ब्रीड करा दिया, अब उनके जो हाइब्रिड बच्चे पैदा हुए उसको स्टडी कर रहे हैं, कंट्रोल्ड क्रॉसेस करा रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं, इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर साउंड का, सॉइल का और ऊंचाई का, गहराई का, इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ रहा है।
और उससे हम उनको क्लासीफाई करते हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी में जनरली हम रिप्रोडक्टिव, जेनेटिक या इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के से हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है और हम उसे किस किस कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे पूछ रहा है कि ऐसी टैक्सोनॉमी को हम क्या कहेंगे जहाँ पर हम किसी भी स्पेशीज़ के जेनेटिक इंटर रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट में ध्यान में रखने वाली बात क्या है, जेनेटिक इंटर रिलेशनशिप। ये कहाँ पे हो सकती है, जहाँ पे हम सेल की स्टडी करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो जहाँ भी वर्ड लगा हो उसका मतलब सेल होता है। ये हमारा 6th क्वेश्चन है, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। अब न्यू सिस्टमैटिक्स क्या होता है और ये किसने इंट्रोड्यूस करा था। न्यू सिस्टमैटिक जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस करी गई थी जूलियन हॉक्सले के द्वारा, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सिस्टमैटिक्स होता क्या है, न्यू सिस्टमैटिक एक एडवांस अप्रोच है क्लासिफिकेशन की, जिसमें हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के बाद उन्हें क्लासीफाई करते हैं। वो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, जेनेटिक लेवल पर, साइटोलॉजिकल लेवल पर, बायोकेमिकल लेवल पर, इकोलॉजिकल लेवल पर। देखो ये सारी जितनी भी ब्रांचेस है, जेनेटिक हो गई, साइटोलॉजिकल हो गई, बायोकेमिकल हो गई, इकोलॉजिकल हो गई, ये सारी न्यू ब्रांचेस ऑफ स्टडी हैं। ठीक है, यानी पहले अगर किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना होता था तो हम सिर्फ उसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासीफाई कर देते थे। क्लासीफाई समझते हो, मतलब ग्रुप कर देते थे कि जो भी एक जैसे ऑर्गेनिज्म देखने में लग रहे हैं उन सबको एक ग्रुप में रख दिया, जो अलग अलग लग रहे हैं उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी स्टडी करने लायक हो गए, हमने इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लिए, तो इसके बाद एक नई साइंटिफिक अप्रोच शुरू होती है जिसको हम कहते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स। इसमें हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स पे नहीं बल्कि उसकी माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स पे जा कर के उसको क्लासीफाई करते हैं। अब वो माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स क्या हो सकती हैं, जेनेटिक लेवल पर, साइटोलॉजिकल लेवल पर, बायोकेमिकल लेवल पर, इकोलॉजी। नंबर 7, द फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी इज। तो टेक्सोनॉमी में पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। यानी कि जब भी आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म, मैं आपके सामने कोई भी ज़िंदा चीज़ ला के रख दूँ तो सबसे पहले तो आप उसे आइडेंटिफाई करोगे ना कि वो प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, वायरस है, एल्गी है, क्या है। तो जब हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे फिर हम उसको क्लासीफाई कर देंगे। क्लासीफाई क्या होता है कि हम उसे अलग अलग ग्रुप्स में रखेंगे। कि तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया टेक्सोनॉमी का, फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये है क्या, उसके बाद हम उसे क्लासीफाई करते हैं, ये सेकेंड स्टेप होता है। और थर्ड स्टेप होता है नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम उसे कोई बायोलॉजिकल नाम दे देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफिकेशन। Question number 8, binomial nomenclature was mentioned for the first time in book. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले किस किताब में मेंशन किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर एक बुक है जिसको लिखा था लीनियस ने, कार्लस लीनियस ने, और वहाँ पे उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात कही थी। इसके अलावा बाकी जो 2 बुक्स हैं तो किसने लिखी है, तो सिस्टमा नेचुरल ये कार्लस लीनियस ने लिखा था, ये मैंने आपको बताया। दूसरी जो बुक है फिलोसफिक जूलॉजिक, ये लिखी थी लेमार्क ने, और हिस्टोरिया प्लांट्रम ये लिखी थी थियोप्रास्टस ने। तीनों बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए याद रखना। वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला हैज़ मैक्सिमम स्पीशीज़। तो यहाँ पे 4 फाइलम्स लिए गए हैं और कोई एक ऐसा फाइलम भी है जिसमें मैक्सिमम स्पीशीज़ है, वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं इंसेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा उनमें डाइवर्सिटी है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज़ करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर इन टेक्सोनॉमी। तो मैंने इसके लिए आपको निमोनिक बताया था। निमोनिक क्या था, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो यहाँ पे बीच बीच में इन्होंने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं।
तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सबसे बड़ा टेक्सा देखिए तो वो हो जाएगा फाइलम। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, सबसे बड़ा टेक्सा फाइलम, फाइलम से छोटा होता है क्लास, उससे छोटा ऑर्डर और सबसे छोटा स्पीशीज़। क्वेश्चन नंबर 11, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, ये हम आपको बता चुके हैं। फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड, ऑप्शन नंबर ए, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर। ठीक है, तो फिर से जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम जितने ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं उतने ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके उसे क्लासीफाई करते हैं, ये होता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। Question number 12, a system of classification with large number of traits is considered। अब वही बात जो अभी मैंने आपको बताई है थोड़ी देर पहले कि जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स को हम कंसीडर करते हैं वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम क्या कहेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर स्पीशीज़। इनमें से कौन सा सही नहीं है स्पीशीज़ के बारे में? ऑप्शन नंबर ए, मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ कैन इंटरब्रीड। ये मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि स्पीशीज़ की डेफिनेशन ही ये है कि स्पीशीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़। चलो इसे अभी रोक के रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ईच स्पेशीज़ इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ये बात भी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि हर स्पेशीज़ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, यानी कि एक स्पेशीज़ दूसरी स्पेशीज़ के साथ ब्रीड नहीं कर सकती। अगर डॉगी चाहे तो वो कैट के साथ ब्रीड नहीं कर सकता, कैट कैट के साथ ही ब्रीड करेगी, डॉग डॉग के साथ ही ब्रीड करेगा। तो हर स्पेशीज़ जो है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी, वेरिएशंस अकर अमंग मेंबर्स ऑफ स्पेशीज़। इसको समझ लेते हैं, वेरिएशंस क्या होता है? वेरिएशन माने डिफरेंसेस। अब जैसे सारे इंसान हैं तो सारे इंसानों की स्पेशीज़ तो एक ही है, लेकिन सारे इंसान एक जैसे थोड़ी दिखते हैं। कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है। तो ये सारे क्या हो गए? वेरिएशंस हो गए, यानी कि एक ही स्पेशीज़ के मेंबर्स में वेरिएशंस हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो ए, सी और डी ये तीनों तो सही हैं। अब बी को देखते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं होगा? जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ स्पेशीज़। जीन फ्लो क्या होता है? अब जैसे हमारी पूरी इंसानों की पॉपुलेशन है तो हमारे जीन्स आपस में फ़्लो होते हैं ना, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारे अंदर मम्मी पापा के जीन्स आते हैं, मम्मी पापा के अंदर हमारे दादा दादी नाना नानी के जीन्स आते हैं। तो जीन फ्लो जो है वो हमेशा एक पॉपुलेशन, इसकी जो पॉपुलेशन होती है स्पीशीज़ की, उसमें जीन फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? जीन फ्लो डज नॉट अकर। अगर लिखा होता जीन फ्लो अकर तो ये सही हो जाता, लेकिन लिखा है डज नॉट अकर तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो 14th, टेक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू। टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सही बात है, मुझे तो यही सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी, a group of senior taxonomists who decide the nomenclature of plants and animals। नहीं। सी, classification of species based on fossil record। बिल्कुल नहीं। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं कि स्टेप वाइज अरेंजमेंट होता है जिसमें सारी कैटेगरीज़ को क्लासीफाई करके, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको क्लासीफाई करके उनको इनकी कैटेगरीज़ बना के उन कैटेगरीज़ को एक स्टेप वाइज अरेंजमेंट में रख देना ही टेक्सोनॉमिक टेक्सोनॉमी हायरार्की होती है। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 15, डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड। अब देखो ये मैंने आपको बताया था टेक्सोनॉमिक हायरार्की में, जिन लोगों ने मेरी बातें ध्यान से सुनी है वो बहुत सारे क्वेश्चन सही कर पा रहे होंगे। डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज, ठीक है। अब यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं लिखा है डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा, डिसेंडिंग
अरेंजमेंट ऑफ क्या, ठीक है। सिर्फ आपके पास क्वेश्चन ये है डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज। डिसेंडिंग अरेंजमेंट क्या होता है, अवरोही क्रम, यानी कि कैटेगरीज को अवरोही क्रम में अरेंज करना क्या कहलाता है। एंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हायरार्की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी अरेंजमेंट किसी भी तरह की कैटेगरीज को अगर आप डिसेंडिंग अरेंजमेंट में लगा रहे हो तो वो कहलाती है हायरार्की। टेक्सोनॉमी भी हायरार्की है, लेकिन ये यहाँ पे क्योंकि ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये कैटेगरीज किस तरह की कैटेगरीज है। अगर यहाँ पे टेक्सा लिखा होता तो डेफिनेटली आंसर ए होता, लेकिन कैटेगरीज तो किसी भी तरह की हो सकती हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हायरार्की। क्वेश्चन नंबर 16, की स्टोन स्पीशीज डिजर्व प्रोटेक्शन बिकॉज, ठीक है। अब पहले तो ये बताओ कि स्टोन स्पीशीज होती क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्टोन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, वो डिज़र्व करती हैं प्रोटेक्ट होना। क्यों, तो की स्पीशीज़ वो होती हैं जो दूसरी स्पेशीज़ की ग्रोथ में हेल्प करती हैं, जैसे कि बीज हैं, ठीक है, मधुमक्खियाँ हैं, तो वो क्या करती हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। अगर दुनिया की सारी मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो क्या दुनिया बच पाएगी? बिल्कुल नहीं बच पाएगी। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा, खेती नहीं होगी, अनाज नहीं मिलेगा, तो सारे ही ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बीज, हालांकि जो मक्खियाँ मधुमक्खियाँ हैं वो बेचारी कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें की स्टोन स्पीशीज़ को बचाना पड़ता है। तो की स्टोन स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, जो जिनकी ज़रूरत है हमें दूसरी स्पेशीज़ को बचाने के लिए या उन्हें सपोर्ट करने के लिए। डी, की स्टोन स्पेशीज़ को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है क्योंकि दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग अदर स्पेशीज़। एंड हु रोट स्पेशीज़ प्लैंट्रम, स्पेशीज़ प्लैंट्रम, क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर आप दीजिए किसने लिखी है। ये लिखी है ऑप्शन नंबर बी, लीनियस ने। मैं आपको बता दूं, कार्लस लीनियस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था स्पेशीज़ प्लैंट्रम। इस बुक में इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की है उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे।